नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन भक्तों के लिए खास होने वाला है जो कि माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं या माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं माता वैष्णो देवी की पावन धरती पर, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करनी है, कब जाना है, कितना खर्च आएगा और कैसे करनी है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई। और अगर आप चढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो भी आप बिना चढ़ाई किए माता रानी के भवन तक कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में सब कुछ बताऊंगा। एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा जिससे आपकी यात्रा और भी आसान हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचना कैसे है। माता रानी के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना होगा। कटरा पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शंस की बात करूं तो वह है ट्रेन। दोस्तों, कटरा में ही कटरा रेलवे स्टेशन मौजूद है और भारत में बहुत सारी जगहों से ट्रेन कटरा के लिए डायरेक्ट आती हैं। तो अगर आपके शहर से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप कटरा तक का डायरेक्ट ट्रेन का टिकट बुक कर लीजिए। और अगर आपके शहर से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप आ जाइए जम्मू तवी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। तो आप जम्मू तवी से बस या टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी स्टेशन के बाहर से ही आपको बस और टैक्सी दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जो बस है उसका किराया 80 रुपये से 120 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है और हर आधे घंटे में बस जम्मू से कटरा के लिए जाती है। जम्मू से कटरा तक के लिए टैक्सी वाले 1000 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है फ़्लाइट। अगर आप फ्लाइट से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ के नियरेस्ट हवाई अड्डे जम्मू तक आ जाइए और वहाँ से टैक्सी करके कटरा तक जा सकते हैं। और अगर आपके शहर से डायरेक्ट जम्मू के लिए फ़्लाइट नहीं है तो आप पठानकोट या चंडीगढ़ तक भी फ़्लाइट से आ सकते हैं और वहाँ से पठानकोट से टैक्सी लेकर या चंडीगढ़ से टैक्सी, ट्रेन या बस कोई भी साधन लेकर कटरा पहुँच सकते हैं। दोस्तों, तीसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वह है बस। दिल्ली और हरियाणा से कटरा के लिए सीधे बस भी अवेलेबल है, जिसमें आपको स्लीपर और सीटर दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ से बस लेकर भी डायरेक्ट कटरा पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कटरा में पहुँचकर आपको रुकना कहाँ पर है। तो दोस्तों, अगर आप अर्ली मॉर्निंग कटरा पहुँचते हैं तो आपको कटरा में रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सामान कटरा में ही बहुत सारे लाकर रूम है वहाँ पर जमा करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यह जो ट्रैकिंग है इसमें भी बीच में आपको रुकने की जगह मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। वहाँ पर रुकने के लिए रूम कैसे मिलेगा यह मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। लेकिन यदि आप शाम को कटरा पहुँच रहे हैं तो आप कटरा में ही रात का स्टे कीजिए और अगले दिन सुबह सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। कटरा में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है धर्मशाला। कटरा बस स्टैंड के पास में ही बहुत सारी धर्मशालाएं मौजूद हैं, जहां पर आपको 600 से 700 रुपये में रूम मिलना शुरू हो जाता है। तो आप वहां पर अपना स्टे कर सकते हैं। इसके विषय में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दे रहा हूं, जिसे देखकर आप अपने लिए धर्मशाला चुन सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वह है होटल। कटरा में ही आपको लो बजट से लेकर हाई बजट हर तरीके के होटल देखने को मिलेंगे और होटल के जो प्राइस हैं वो 500 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपने बजट के अनुसार होटल में रुक सकते हैं। बस स्टैंड के पास कुछ सस्ते होटल के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तीसरे ऑप्शन की बात करूँ तो आप श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो कि कटरा बस स्टैंड से बिल्कुल लगा हुआ है, वहाँ पर भी रूम लेकर रुक सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह श्राइन बोर्ड क्या है। श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी की संस्था है उसके ट्रस्ट को बोलते हैं। उस ट्रस्ट के द्वारा कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में रूम की फैसिलिटी भक्तों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जो कि निहारिका कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।
निहारिका परिसर में आपको रूम के साथ साथ डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा और भोजन के लिए भोजनालय भी मिल जाएगा। निहारिका परिसर के जो रूम है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक हो जाते हैं। तो अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुकना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही रूम बुक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑफलाइन रूम मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए आप माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट matawaishnodevi.org पर जा सकते हैं। दोस्तों, भोजन वगैरह की बात करूं तो आपको कटरा में ही भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। कटरा में बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां पर थाली की बात करूं तो आपको 100 रुपये से 150 रुपये में भोजन थाली मिल जाएगी, तो आप वहां पर भोजन कर सकते हैं। नहीं तो आप भोजन करने के लिए निहारिका कॉम्प्लेक्स में बने भोजनालय में भी जा सकते हैं। अगर आपने निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम नहीं भी लिया है तो भी आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर इनके भोजन को कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कटरा में आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले क्या करना है। तो अपनी यात्रा को शुरू करने से ठीक पहले आपको अपना RFID कार्ड बनवाना होगा। RFID कार्ड एक तरीके से आपकी यात्रा का एक्सेस कार्ड होता है, जिसके बिना आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। RFID कार्ड बनवाने के लिए कटरा बस स्टैंड से लगा हुआ ही RFID कार्ड का काउंटर है, वहाँ पर आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। नहीं तो यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पर भी RFID कार्ड का काउंटर है, वहाँ से भी आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा नए रास्ते से, जिसे ताराकोट मार्ग बोलते हैं, उससे करते हैं तो आपको ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट में ही RFID कार्ड का काउंटर मिल जाएगा। दोस्तों, यह नया रास्ता क्या है इसके बारे में वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। तो अपनी यात्रा की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कटरा से माता रानी का भवन, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है, वहाँ तक क्या क्या ऑप्शंस हैं पहुँचने के। तो दोस्तों, माता रानी का जो मुख्य मंदिर है उसे भवन कहा जाता है। कटरा से भवन के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है अर्धकुंवारी, जो कि ट्रैकिंग करने वाले भक्तों के लिए उनकी यात्रा का पड़ाव भी होता है। मतलब कि पहले आप अर्धकुंवारी पहुँचेंगे, फिर अर्धकुंवारी से माता के भवन तक पहुँचेंगे। कटरा से अर्धकुंवारी तक जाने के दो रास्ते हैं। एक है बाणगंगा मार्ग, जो कि अर्धकुंवारी तक जाने का प्राचीन मार्ग है, और दूसरा है ताराकोट मार्ग, जो कि अभी कुछ वर्षों पूर्व ही श्राइन बोर्ड के द्वारा बनवाया गया है। तो आप इन दोनों में से किसी भी मार्ग का प्रयोग अर्धकुंवारी तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, रास्तों की बात करूं तो जो बाणगंगा मार्ग है वहां पर आपको घोड़े खच्चर वाले मिलेंगे और भीड़ भी बहुत अधिक मिलेगी। हालांकि बाणगंगा मार्ग नए मार्ग से 1 किलोमीटर कम है और इस मार्ग में आपको माता की चरण पादुका के भी दर्शन करने को मिलेंगे। लेकिन इस मार्ग में आपको घोड़े खच्चर वाले मिलते हैं, तो इसलिए इसमें ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और आप इसमें जल्दी थक भी जाते हैं, क्योंकि इसमें चढ़ाई ज़्यादा है। लेकिन इसके विपरीत मैं ताराकोट मार्ग की बात करूं तो यह 1 किलोमीटर ज़्यादा जरूर है, लेकिन इसमें चढ़ाई ना के बराबर है और घोड़े खच्चर वालों को इस रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं है। इस रास्ते में आपको जगह जगह पीने के पानी और बैठने की उचित व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पूरे रास्ते में जगह जगह पर वॉशरूम और रास्ते में आपको एक डिस्पेंसरी भी मिलेगी। पूरे रास्ते में शेडिंग की व्यवस्था भी की गई है और आपको रास्ते में माता का लंगर भी मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप चढ़ते वक्त नए रास्ते अर्थात ताराकोट मार्ग का प्रयोग करें और जब आप वापस उतरें तो आप बाणगंगा मार्ग का प्रयोग करें, जिससे कि आप चरण पादुका मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप घोड़े या पालकी के द्वारा भी अर्धकुंवारी तक या भवन तक जा सकते हैं। घोड़े या पालकी के द्वारा जाने के लिए आपको बाणगंगा मार्ग का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नए वाले रास्ते अर्थात ताराकोट मार्ग में घोड़े और पालकी वालों को अनुमति नहीं है। घोड़े और पालकी का जो चार्ज है वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अर्धकुंवारी में पहुंचने के बाद क्या करना है। दोस्तों, जो अर्धकुंवारी है उसे माता का गर्भगृह कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में माता 9 महीने यहीं पर रहने के बाद ऊपर भवन में पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर आपको अर्धकुंवारी की गुफा से निकलना पड़ता है। दोस्तों, यह जो गुफा है ये बहुत ही संकरी है, इसलिए यहाँ पर भक्तों को ग्रुप में भेजा जाता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना ग्रुप नंबर ले लीजिए। दोस्तों, अगर भीड़ कम है तो आपका नंबर 4 से 5 घंटे में आ जाएगा, लेकिन पीक सीजन में यहाँ पर नंबर आने में 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो अगर आपका नंबर जल्दी आ जाता है तो आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, उसके बाद भवन के लिए जाइए। नहीं तो अगर आपका नंबर आने में ज़्यादा समय लग रहा है
तो आप अपने ग्रुप नंबर की पर्ची कटवा लीजिए और ऊपर भवन दर्शन के लिए चले जाइए। भवन में दर्शन करने जाने के लिए भी दो मार्ग हैं। एक तो पुराना मार्ग जिसे हाथी मत्था मार्ग कहा जाता है, दूसरा नया मार्ग जिसे हिमकोटी मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ भी आप अगर पैदल जाना चाह रहे हैं तो आप नए मार्ग का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसमें चढ़ाई कम है। लेकिन यदि आप घोड़ा या पालकी लेना चाहते हैं तो आपको पुराने मार्ग से ही जाना होगा। अर्धकुंवारी से भवन तक पहुंचने में नॉर्मली लगभग 3 घंटे का समय लगता है। यह समय आपकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से बढ़ भी सकता है। आप चाहें तो अर्धकुंवारी में स्टे भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में आपको रुकने के लिए डॉर्मेट्री और रूम मिल जाएंगे, जिसे आप माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या अवेलेबिलिटी होने पर वहीं जाकर भी बुक कर सकते हैं। मेरी राय में तो आप जब भी माता रानी की यात्रा का प्लान बनाएं तो पहले से ही सारी बुकिंग कर लें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि भीड़ की स्थिति में ऑफलाइन ये सारी सुविधाएं मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसके साथ ही अगर आप अर्धकुंवारी में फ्री में स्टे करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी में भगवती भवन है, जहां पर फ्री में भक्तों के रुकने की व्यवस्था है, तो आप वहां पर भी रुक सकते हैं। अर्धकुंवारी में रुकने के लिए आपको कंबल भी मिल जाएंगे, जिनका चार्ज 500 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। लेकिन जब आप कंबल को वापस करेंगे तो यह 500 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। आप जितने भी लोग हैं आप उतने कंबल ले लीजिए और इस्तेमाल करने के बाद वापस कर दीजिए। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए आप बैटरी कार का भी प्रयोग कर सकते हैं। बैटरी कार का जो चार्ज होता है वह एक साइड का प्रति व्यक्ति लगभग 450 रुपये होता है। बैटरी कार से जाने के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट matavaishnodevi.org पर जाना होगा। ऑफलाइन भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले दिनों में ऑफलाइन टिकट बुक करना मुश्किल होता है। ऑनलाइन जो टिकट है वह यात्रा शुरू होने से 60 दिन पहले मिलना शुरू हो जाता है। इसके विषय में भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। और यदि आपको बैटरी कार का टिकट नहीं मिलता है तो आप पुराने रास्ते अर्थात हाथी मत्था मार्ग से घोड़े के द्वारा भी जा सकते हैं। माता के भवन तक आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको कटरा से मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करने के लिए भी आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का जो चार्ज है वह एक साइड के लिए लगभग 1800 रुपये और यदि आप राउंड ट्रिप लेते हैं तो यह 3600 रुपये के आसपास होता है। हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतारेगा, जहां से माता का भवन 2 किलोमीटर दूर है। वहां से या तो आप पैदल भवन तक जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं पर घोड़े वाले मिल जाएंगे, जो कि आपसे 300 से 350 रुपये चार्ज करते हैं और आपको माता के भवन तक पहुंचा देंगे। अब दोस्तों, आप माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। माता के भवन पहुंचने के बाद अब आपको माता के दर्शन करने के लिए जाना है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि माता का दर्शन करने जाने में आप किसी भी प्रकार का सामान जैसे कि पिट्ठू बैग, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, मोबाइल या बेल्ट वगैरह पहनकर नहीं जा सकते। यह सारा सामान आपको लॉकर में जमा करना होता है। लॉकर आपको भवन में ही मिल जाएगा, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। आप लॉकर में अपना सारा सामान रखिए, अपने जूते चप्पल सब चीज़ें लॉकर में रख दीजिए और लग जाइए माता के दर्शन करने वाली लाइन में और शांत मन से माता का दर्शन कीजिए। माता का दर्शन करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। दर्शन करके आप वापस आइए और लॉकर से अपना सामान वापस लीजिए। इसके बाद आपको जाना होगा भैरव घाटी में। भैरव बाबा के दर्शन करने जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा, जिसे करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। भैरव जी तक जाने के लिए आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, जो कि 250 से 300 रुपये चार्ज करते हैं और आपको भैरव जी तक पहुंचा देंगे। आपको भैरव जी तक पहुंचाने के लिए अभी श्राइन बोर्ड के द्वारा रोपवे सेवा भी शुरू की गई है, जो कि मात्र 100 रुपये में आपको भैरव घाटी तक ले जाती है और वापस भवन पर छोड़ती है। रोपवे का टिकट आपको वहां पर ऑफलाइन भी मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से रोपवे का टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, रोपवे की जो टाइमिंग रहती है वह सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है। दोस्तों, ये सारी बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि नए रास्ते और पुराने रास्ते में अंतर और जितनी भी ऑनलाइन सुविधा है वह आप कैसे बुक करेंगे और साथ ही साथ कटरा से लेकर भवन तक श्राइन बोर्ड के द्वारा क्या क्या सुविधाएं भक्तों को मिलती हैं और इसका उपयोग भक्त कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो आगे बना दूंगा।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। भैरव जी के दर्शन करके वापस आने के बाद आप चाहें तो भवन में एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। भवन में आपको रुकने के लिए डॉर्मेट्री और रूम दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। और भवन में दुर्गा भवन है, जहां पर आप फ्री में स्टे भी कर सकते हैं। रुकने के लिए आपको यहां पर भी कंबल मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको प्रति व्यक्ति 500 रुपये की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जब आप कंबल वापस करेंगे तो यह सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आप यहां पर रुकना नहीं चाहते हैं तो आप वापस कटरा आकर अपने होटल में रुकिए। उतरने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको माता वैष्णो देवी कब जाना चाहिए। तो दोस्तों दोनों नवरात्रि में माता के भवन पर भारी भीड़ होती है, और इसके साथ ही साथ जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही होती हैं तब भी भवन में भारी भीड़ होती है। तो इस समय आपको माता के भवन जाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही बारिश के महीने में जैसे अगस्त या सितंबर में आपको ट्रैकिंग वाले रास्ते में लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि आपकी यात्रा परेशानी में पड़ सकती है। तो इस समय भी आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने से बचना चाहिए। अब बात आती है कि आपको वैष्णो देवी दर्शन करने जाने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो आपके लिए 3 दिन का प्लान सफिशिएंट रहेगा। इसमें मैंने आपके आने और जाने में जो समय लगेगा उसे इंक्लूड नहीं किया है। और यदि आप बिल्कुल ऑफ सीजन में जा रहे हैं और आप कटरा सुबह जल्दी पहुंच रहे हैं और आपकी वापसी की ट्रेन देर रात की है, तो आप 2 दिन के प्लान में भी ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अब बात आती है कि वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद आप वहाँ आसपास में कहाँ पर घूमेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों वैष्णो देवी के आसपास आपको कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या अच्छे पॉइंट हैं घूमने के लिए, इस विषय में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा और आपको वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। मैंने श्राइन बोर्ड के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से लेकर हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की बुकिंग तक सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही मेरी यात्रा के अपडेट पाने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए। एक बार फिर से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों को मेरी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपकी यात्रा सुखद और सफल हो। धन्यवाद।